फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रीवास्कुलराइजेशन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीज। आपको हृदय रोग आया, उसमें छोटा हार्ट अटैक और बड़ा हार्ट अटैक, पार्शियल ऑक्लूजन को एनस्टेमी बोलते हैं, और बड़ा हार्ट अटैक टोटल आर्टरी क्लॉट हो जाती है तो उसको स्टेमी बोलते हैं। अब ब्लॉकेज बनता कैसे है? तो ब्लॉकेज बैड कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाने से, फिर एक ही तेल में बार बार चीज़ें तली हुई खाने से, एक ही तेल का यूज़ करने से, या प्रोसेस फूड खाने से, सैचुरेटेड फ्राइड नॉन वेज खाने से, पैकिंग वाली बाज़ार में जो प्रोडक्ट्स मिलती है वो खाने से, पिज़्ज़ा बर्गर जैसा फास्ट फूड खाने से, तली हुई चीज़ें या स्वीट्स खाने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। एनिमल प्रोडक्ट्स खाने से ज़्यादा बढ़ता है, और वेजिटेरियन ऑयल्स वगैरह खाने से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। तो धीरे धीरे फिर उसमें ऑक्सीडिफिकेशन मीन्स इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया होती है, जब वो कोरोनरी आर्टरी के एंडोथेलियम को डैमेज करता है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी स्ट्रॉ से भी छोटी 4 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर के आसपास की होती है, और उसकी ब्रांचेस तो उससे भी कम डायमीटर की होती है। अब आपको एंजियोग्राफी में बताया गया कि भाई आपको 99% ब्लॉक है, आपको 90 है, 80 है, 70s है, लेकिन आपका पंपिंग अच्छा है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि कोलेटरल्स जब ब्लॉकेज बनना चालू होता तो कुदरत कोलेटरल्स डेवलप करना चालू करती है। भले आप अपने खान पान में ध्यान ना रखो, फिर भी बॉडी अपना हीलिंग प्रोसेस चालू करती है। अब कोलेटरलाइजेशन इतना फास्ट नहीं होता है, क्योंकि आपका खाने में कंट्रोल नहीं हो तो ब्लॉकेज बढ़ते रहते हैं हर साल 10-15%, बट कोलेटरलाइजेशन इतना फास्ट नहीं होता है। इसके लिए आपको ये जो प्रोसेस फूड है, तली हुई चीज़ें हैं, मिठाईज है, स्वीट्स दूध की बनावट की, फ्राइड रेड मीट है वगैरह को आपको छोड़ना पड़े। फास्ट फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह को छोड़ देना पड़े। सॉल्टी पैकेज वाली प्रोडक्ट्स, सोडास, कोलास, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स वगैरह आपको छोड़ना पड़ता है। तो ब्लड में आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम आता है और ट्राइग्लिसराइड भी कम रहता है। और कोई भी व्यसन है टोबैको का तो उसको छोड़ देना है, और अल्कोहल भी छोड़ना है। तो आप बोलोगे कि क्या करें? तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं खाने के। हाई फाइबर वाला प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट में आप कोई भी बढ़िया डिश बना के खा सकते हैं, क्योंकि मसाला कोई भी आप डाल सकते हैं, उसमें कोई सैचुरेटेड फैट नहीं होती है। लेकिन जब ब्लॉकेज होती है तो डॉक्टर्स फिर बोलते हैं कि भाई 3 नलियाँ में ब्लॉक दिखता है, मीन्स कंस्ट्रिक्शन दिखता है। अल्ट्रासाउंड तो डालते नहीं एंजियोग्राफी में, तो डायस्ट्रोल में हृदय होता है तो उनमें डाई डालते हैं हाथ में से या पैर की आर्टरी में से, तो कंस्ट्रिक्शन दिखता है ये 4 mm या 3 mm की आर्टरीज में, तो वो ब्लॉकेज के परसेंटेज लिख देते हैं। तो पेशेंट्स एकदम पैनिक हो जाते हैं, रिलेटिव्स पैनिक हो जाते हैं। फिर बात आती है हॉस्पिटल में
स्टेंट डलवाओ अथवा बाईपास करा लो। एक दो जगह है कंस्ट्रक्शन, तो परसेंटेज लिख देंगे 90, 80, 100, 99। और तीनों आर्टरी में मल्टीपल ब्लॉकेज है, लॉन्ग सेगमेंट, तो बाईपास का बोलेंगे। और बाईपास एक पुरानी पद्धति है, 70 से चली आ रही है, उसका कोई FDA अप्रूवल नहीं है, लेकिन बाईपास एक पुरानी पद्धति है। और उसका आपको बोले तो बाईपास कराने के बाद जो इंसान का पंपिंग कम है वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि इस्केमिक रीपरफ्यूजन इंजरी होती है। स्टेंट में भी आप स्टेबल कंडीशन में कराओगे, आपका पंपिंग नहीं बढ़ेगा हृदय का। और एंजियोग्राफी में जब आप एंजियोग्राफी कराओ ब्लॉकेज देखने के लिए, तो आप ऑलवेज उसकी ब्लैक प्रिंट आती है, वो डिमांड करना हॉस्पिटल में। डॉक्टर तो कुछ भी लिख देते हैं, ऐसे इको कराओ कोई भी ट्रीटमेंट के पहले या बाद में, तो ब्लैक प्रिंट ले लेना। उसमें एंजियोग्राफी में और इको में जो ब्लैक प्रिंट मशीन में से आती है, वो सटीक रिजल्ट दिखाती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि इमरजेंसी में पेशेंट हॉस्पिटल में रश कर जाता है, लेकिन हर एक पेशेंट को अवेयर रहने की ज़रूरत है। जैसे घर में एक 100 रुपये की दवा आती है, घर में एक डिस्पिन की स्ट्रिप रखना है, एक टाइकाग्रेलोर 90 मिलीग्राम की स्ट्रिप रखना है, और एक एटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम की स्ट्रिप रखना है, और एक बीटालॉक की स्ट्रिप रखना है, और एक सॉर्बिटेट की स्ट्रिप रखना है। अब जब आपको पर्सपीरेशन के साथ सिवियर इम्पेंडिंग डूम, कोई छाती पे पत्थर पड़ा हो ऐसा लगे, शोल्डर रीजन में पेन हो, गले में पेन आए, आप रह न सको, वॉमिटिंग हो या चक्कर आ जाए, आपको मालूम पड़ जाए कि ये कुछ हृदय की तकलीफ है, तो तुरंत आप डिस्प्रिन की गोली को चबा जाइए। टाइकाग्रेलोर 90 मिलीग्राम की 2 गोली साथ में पानी के साथ ले लीजिए। एक एटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम की गोली ले लीजिए पानी के साथ। एक एसिडिटी की रेबेप्रेजोल विथ डोमपेरिडोन एक ले लीजिए, और जीभ के नीचे सॉर्बिटेट की गोली रखिए। और जब तक 5 मिनट के डिस्टेंस में आप रख सकते हैं 3 बार, जब तक पेन सबसाइड ना हो। अथवा आप इंजेक्शन नॉर्फिन अथवा फॉर्टविन ले लीजिए पेन रिलीविंग के लिए। और एक बीटा ब्लॉकर की गोली ले लीजिए, जो आपकी पल्स, आपके घर में बीपी इंस्ट्रूमेंट है तो पल्स आपकी फास्ट है तो बीटालॉक 25 मिलीग्राम की एक गोली ले लीजिए। फिर आप इमीडिएटली कार्डियक केयर फैसिलिटी या हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। और ट्रोपोनिन आई का टेस्ट, जो ST डिप्रेशन है तो ट्रोपो आई का टेस्ट कराइए। और ट्रोपो आई का टेस्ट नेगेटिव है तो कुछ डरने की बात नहीं है। आपका BP नॉर्मल करने की दवाई, डायबिटीज़ हो तो डायबिटीज़ नॉर्मल करने की दवाई, और पल्स धड़कन को नॉर्मल करने की दवाई, और ब्लॉकेज को स्टेबिलाइज करने की, लोई पतला करने की, और क्लॉट हुआ हो तो क्लॉट को डिसॉल्व करने की भी दवाई आती है। वो दवाई आप चालू कर दीजिए डॉक्टर के गाइडेंस से। इमीडिएटली एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं गोल्डन आवर में, मीन्स अटैक आने के 3 कलाक के अंदर। फिर तो हार्ट का मसल डेड हो जाता है 3 कलाक के बाद। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी बोलता है कि वो लोग भी बोलते हैं कि आफ्टर अ डे ऑफ हार्ट अटैक एंजियोप्लास्टी इज़ अननेसेसरी, नॉट यूजफुल, मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ बेटर। तो इमरजेंसी है तो आप आइदर 5 इन स्पेसिफिक थ्रोम्बोलाइटिक
हार्ट अटैक बड़ा आया है स्टेमी, तो 50,000 का आता है इंजेक्शन 10 एक्टेप्लेस, वो 5 सेकंड का डोज ले लीजिए अथवा स्टेंटिंग कराइए। स्टेंट जिंदगी भर आपकी बॉडी में रहेगा। और इमरजेंसी में पार्शियल मीन्स ऑक्लूजन है, मीन्स एसटीडी पेशेंट है, तो ट्रोपोनिन आई कराइए। और ट्रोपोनिन आई नेगेटिव है तो दवाइयों पे रहिए। ट्रोपोनिन आई पॉजिटिव है तो आपको हॉस्पिटल में स्टेंटिंग का फोर्स करेंगे, लेकिन आप इंजेक्शन एंटीकोएगुलेंट्स का कोर्स आता है 8 दिन का, वो कर दीजिए डॉक्टर के गाइडेंस से। वो आपको आप अपने फैमिली डॉक्टर से भी ले सकते हैं। एक बार आपका बीपी, पल्स वगैरह की दवाई से स्टेबलाइज हो गया, एंटी हायर ग्रेड की एंटी प्लेटलेट मेडिसिन और हाई डोज ऑफ प्लेओट्रोपिक स्टेटिन ले लिया, दवाइयाँ से सब स्टेबलाइज पेशेंट को कर दिया, फिर आप एंटीथ्रोम्बोटिक इंजेक्शन डेली 1 फॉर 8 डेज लेना है। वो छोटा हार्ट अटैक, पार्शियल ऑक्लूजन एंड स्टेमी के लिए। और स्टेमी के लिए इंजेक्शन 10 एक्टेप्लेस का 5 सेकंड का पुश आता है, जो आपको स्टेंटिंग नहीं कराना है तो, और इमरजेंसी है तो। वरना अभी नॉर्मली तो क्या होता है, एक बार हार्ट अटैक आ गया, फिर 2-3 दिन बाद एंजियोग्राफी करते हैं। इमरजेंसी ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में तो मैंने आगे बताया ऐसे देते हैं। और पेशेंट्स का पेन कम करने की ही प्रक्रिया है ये सब। आप एंजियोग्राफी कराओ, ब्लॉकेज बताते हैं, आपका इको करते हैं, पंपिंग कम हो जाता है मैसिव हार्ट अटैक में। तो जो भी रिवास्कुलराइजेशन आप स्टेबल कंडीशन में कराते हो उनमें प्रोसेस से तो आपका हार्ट का पंपिंग और नीचे गिरेगा, चाहे बाईपास है या एंजियोप्लास्टी है। तो एक ईसीपी ट्रीटमेंट अभी रिसेंटली 10 साल से कार्डियोलॉजी फ्रेटर्निटी में यूएस एफडीए अप्रूव्ड, यूरोपियन एफडीए अप्रूव्ड, होल वर्ल्ड एफडीए अप्रूव्ड है। वो ट्रीटमेंट, जैसे हार्ट वीक है तो बाईपास करने का बोलते हैं हॉस्पिटल में, तो आईएबीपी लगाते हैं, तो आईएबीपी से पेशेंट कोलैप्स नहीं होता है। ऐसे ही ईसीपी ये नॉन सर्जिकल आईएबीपी है और एक पैसिव हार्ट की तरह काम करता है। तो उसमें आपको रोज 1 कलाक आना है, ईसीपी मशीन पे ट्रीटमेंट लेना है, मंडे टू फ्राइडे, ऐसे 7 वीक। तो ईसीपी कार्डियक साइकिल के अनुसार काम करती है। पैर में 3 पोर्शन में, काफ रीजियन, मिडल थाई और अपर थाई में आपको न्यूमेटिक स्पेशल कफ लगाते हैं, और चेस्ट में इलेक्ट्रोड्स 3 भाग में लगाते हैं, जैसे ईसीजी में लगाते हैं। और ईसीजी का ईसीपी का प्लेथिस्मोग्राफ फिंगर पे लगाते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन मापते हैं उस स्पाइरोमीटर जैसे। तो ईसीपी का कंप्यूटर कंसोल और हार्ट इनडायरेक्टली रेसिप्रोकेट हो जाते हैं और ईसीजी के अनुसार वो मेंटेन हो जाते हैं। मशीन और हार्ट ईसीजी के अनुसार काम करने चालू होते हैं जब मशीन चालू करते हैं। तब जब मशीन चालू करते हैं तो हार्ट जब रिलैक्स होता है, सेमिल्यूनार वाल्व बंद होते हैं, कोरोनरी आर्टरीज ओपन होती है, तो पैर में से नीचे से ऊपर की तरफ और फिर एओर्टा रूट से 50 मिलीसेकंड के डिस्टेंस से प्रेशर आता है और वो सीधा कोरोनरी आर्टरीज में जाता है और कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर बढ़ाता है, मायोकार्डियल परफ्यूजन बढ़ाता है और डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन करता है। और हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बेल्ट्स जो न्यूमेटिक कप से वो ऊपर से नीचे की तरफ ऑटोमेटिक ओपन होते हैं, तो आफ्टर लोड कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। तो ये 1 कलाक की मिल्किंग प्रोसेस में हार्ट में नई नई रक्तवाहिनियाँ डेवलप होती है, ग्रोथ फैक्टर डेवलप होने से, स्टेम सेल डेवलप होने से, नाइट्रस ऑक्साइड का सिक्रीशन होने से, और
जो डॉर्मेंट वेसल्स है वो भी खुल जाती है, और इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है वो सब सबसाइड हो जाते हैं ईईसीपी लेने के बाद। कार्डियक हाइपरट्रोफी सबसाइड हो जाती है। वॉल्यूम ओवरलोड एएनपी के स्त्राव से 15 मिनट के बाद मशीन चालू करने के बाद एएनपी स्त्राव से वॉल्यूम ओवरलोड भी कम होता है। और पीसीडब्ल्यूपी पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर भी ईईसीपी मशीन चालू करने के बाद आधा घंटे बाद कम हो जाता है। तो हार्ट का जो आफ्टर लोड है वो भी कम होता है और प्री लोड भी कम हो जाता है, लेकिन वो आधा घंटे बाद उसका इफेक्ट चालू होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, ईईसीपी का काम है वेनस रिटर्न बढ़ाना और डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन करना। तो फर्स्ट ईईसीपी प्रीलोड बढ़ाएगा और डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन करेगा और देन आफ्टर लोड कम करेगा। लेकिन जिन लोगों को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है अथवा फेफड़े में पानी है अथवा पैर में पानी भरा हुआ है, सूजन है, उन लोगों को के लिए प्रोटोकॉल ईईसीपी के अलग है। जिसका पंपिंग कम हो गया उसके लिए, ये हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए प्रोटोकॉल अलग है, और जिसका पंपिंग नॉर्मल है उसके लिए ईईसीपी का प्रोटोकॉल्स अलग है। अब ईईसीपी कराओ रिवास्कुलराइजेशन के लिए, वो बेहतरीन इसलिए है कि कोई वार्डकाप नहीं है, कोई कट नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। दूसरा, डायबिटिक में बहुत फ़ायदा होता है। तीसरा, किडनी में फ़ायदा होता है। चौथा, पैर में नसें ब्लॉकेज है तो फ़ायदा है। और सबसे पहले ब्रेन में फ़ायदा होता है। इस्केमिक स्ट्रोक होता है, वो पेशेंट्स का कॉग्निटिव फंक्शन और लिम्ब की जो वीकनेस होती है वो रिवाइव होती है, ऐसा क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। तो ईईसीपी पूरा वास्कुलर सिस्टम को डायलेट करती है और न्यू वेसल्स डेवलप करने से नेचुरल बाईपास करती है और हार्ट फेलियर पेशेंट्स का पंपिंग बढ़ाती है। अब पहले ईईसीपी क्या करेगी, वॉल्यूम ओवरलोड कम करेगी, कार्डियक हाइपरट्रोफी कम करेगी, डायस्टोलिक डिसफंक्शन पहले ट्रीट करती है और देन सिस्टोलिक फंक्शन बढ़ाती है। अब लोग सोशल मीडिया में, यूट्यूब में वीडियो रख देते हैं कि पेशेंट का पहले पंपिंग 20% था, ईईसीपी के बाद 50% हो गया। पहले पेशेंट का पंपिंग 35% था, ईईसीपी के बाद 60 हो गया। तो वो एक प्रोपेगेंडा है, जैसे एंजियोग्राफी में प्रोपेगेंडा होता है। आपको गलत गलत ब्लॉकेज बताते हैं, बराबर। कोई आपको प्रिंट मांगनी चाहिए, ब्लैक प्रिंट दीजिए आप हमारी एंजियोग्राफी की। ऐसे इको कराओ ईईसीपी के बाद तो ब्लैक प्रिंट मांगिए, क्योंकि डॉक्टर तो लिख देता है अपने हॉस्पिटल में इको मशीन है, भाई आपका पंपिंग तो 60% हो गया, बढ़िया है, क्योंकि ईईसीपी से सब्जेक्टिव बेनिफिट तो मिलता ही है। तो डॉक्टर तो लिख देता है कि भाई पेशेंट की कंडीशन अच्छी है, सांस पेशेंट को फूलना बंद हो गया, सांस फूलना बंद हो गया और पेशेंट को एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ा, तो डॉक्टर 60% लिख देते हैं। लेकिन ब्लैक प्रिंट डिमांड करनी चाहिए अथवा कैसेट डिमांड करनी चाहिए, जिससे ब्लैक प्रिंट में पूरा लिखा हुआ होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम, टैक ईएफ, फिर एवरी जो पैरामीटर्स होते हैं हार्ट के, वो सब लिखा होता है। तो ये आपको डॉक्टर की चिट्ठी, डॉक्टर का रिपोर्ट्स पे आपको डिपेंड नहीं रहना है। डॉक्टर ने लिख दिया कि भाई पंपिंग इतना है पहले जैसा, क्योंकि उसके रिकॉर्ड में होता है, वहीं जाके आप फिर से ही इको कराओगे तो आपको वो लिख देगा। लेकिन वो प्रिंट मांगोगे आप तो प्रिंट में सच्चा रिजल्ट मिलेगा। और जिसके ईईसीपी सेंटर्स में खुद का इको का मशीन है, वो तो जरूर लिखेगा कि भाई आपका पंपिंग 60% हो गया है। तो आप ब्लैक प्रिंट मांगिए, प्रिंटेड रिपोर्ट चाहिए, डॉक्टर का लिखा हुआ रिपोर्ट वैलिड नहीं।
होगा ब्लैक प्रिंट में, क्योंकि हमारे कई पेशेंटों को ऐसा हुआ है। पहले पंपिंग कम था, वही सेंटर में गए, वही 5% EF बढ़ा, वो दिखाया कि भाई बढ़ा है। फिर हमने उनसे ब्लैक प्रिंट डिमांड किया, तो कंपलसरी दे हैव टू गिव ब्लैक प्रिंट ऑफ द इको। तो उसमें EF 58 to 60% था। ऐसा नहीं है कि हर एक पेशेंट्स में 60% हो तो ही अच्छा है। कभी कभी स्टेंट वाले पेशेंट्स में पंपिंग इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है, 7-8-10% बढ़ जाए तो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि ECP का मेन काम है कोलेट्रल डेवलपमेंट करना हृदय में, दूसरी नलियाँ से हृदय को ब्लड सप्लाई पहुंचाना, और ब्लॉकेज वाली आर्टरी को भी डायलेट करना, और ब्लॉकेज को सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। जैसे बाईपास में ब्लॉकेज को निकालते नहीं है, वो एक नली का सादा ऊपर और नीचे ब्लॉकेज के नीचे लगाते हैं, तो ब्लॉकेज सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। ECP पूरे हार्ट में ये काम करती है, नई नई वेसल्स बनाती हैं, और ब्लॉकेज वाली आर्टरी भी ओपन करती है, और ब्लॉकेज भी ओपन होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इको कराइए, सेकंड ओपिनियन लीजिए, और जब भी एंजियोग्राफी कराओ या इको कराओ, ब्लैक प्रिंट आप रिपोर्ट की मांगिए। डॉक्टर ने लिख दिया वो सही है, हम खुश होके निकल गए, सही बात है, ऐसा नहीं। आप ऑथेंटिक रिपोर्ट मांगिए कि भाई आप डॉक्टर साहब आप हमको इसकी प्रिंट दीजिए, ब्लैक प्रिंट अथवा कैसेट दीजिए। तो आपको, क्योंकि जिनके पास ECP सेंटर है या बाईपास सर्जरी करते हैं, वो आपको अपना मन चाहा रिपोर्ट दे सकते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट कि भाई आपका रिपोर्ट तो इतना बढ़िया होके आया, अब कोई चिंता की बात ही नहीं है। नो डाउट ECP इज बेटर for collateralization and developing natural bypass and improving heart pumping, बट ECP उसके अलावा, सपोज किसी का हार्ट पंपिंग बढ़ा नहीं, डायबिटिक पेशेंट या स्टेंट वाले पेशेंट्स में, अथवा के रिनल फेलियर पेशेंट्स में इतना सब्सटेंशियली बढ़ा नहीं, पर ECP इंट्रिंसिक हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा देता है, अंदर की ताकत बढ़ा देता है, और इन्फ्लेमेशन कम कर देता है, और फर्स्ट डायस्टोलिक डिसफंक्शन को ट्रीट करता है, और देन सिस्टोलिक डिसफंक्शन को ट्रीट करता है। तो लोग जो सेंटर्स मशरूम की तरह खुले हैं, FDA अप्रूव है, इसलिए नॉन सर्जिकल लोग भी उसको चलाने लगे हैं। जैसे हॉस्पिटल भी अब प्रोफेशनल ग्रुप चलाते हैं, डॉक्टर को हायर करके, बाईपास सर्जरी की हॉस्पिटल या स्टेंट की हॉस्पिटल, बड़े बड़े ग्रुप हॉस्पिटल चलाते हैं, और डॉक्टर को जॉब पे रखते हैं कंपलसरी, और उनको इतना स्टैंडिंग करना पड़ता है बिकॉज दे आर ऑन हाई सैलरी, अथवा बाईपास कंपलसरी इतनी करनी पड़ती है स्टिपुलेटेड। ऐसे ही ECP में भी ऐसा है कि इतना सेंटर्स हो गया है कि उनको पंपिंग अच्छा नहीं बताए तो उनका सेंटर नहीं चले। तो हर एक सेंटर में आप ट्रीटमेंट लो, क्योंकि एरिथमिया वाले पेशेंट्स में पंपिंग आप क्लेम करो कि 60% हो जाएगा, तो ये गलत बात है। इसीलिए आप प्रिंट मांगिए, ब्लैक प्रिंट मांगिए, एंड कंट्रोल ऑन योर डाइट, प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट खाइए। मैंने आगे बताया ऐसा फूड अवॉइड करिए, प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड, स्वीट्स, रेड मीट्स अवॉइड कर दीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए, आइसक्रीम अवॉइड कीजिए, दूध की बनावट अवॉइड कीजिए, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाली बेकरी प्रोडक्ट्स बंद कर दीजिए, गेहूँ कम कीजिए, शुगर न खाइए, सॉल्ट कम खाइए, और वॉकिंग की हैबिट रखिए। स्मोकिंग से अवॉइड तम्बाकू नहीं खाना है, अल्कोहल नहीं लेना है, हेल्दी लाइफ जीने का ट्राई कीजिए, और मेडिटेशन और प्राणायाम के लिए रोज 5-5 मिनट आप अपने दिन में
निकालिए, जिससे आपकी फियर जो है ब्लॉकेज का वो निकल जाएगा। तो ये मैंने सच्चाई आपको बताई है कि जो आज प्रोफेशनलिज्म में जो होता है, लोगों को जो मूर्ख बना दें। अभी एक संस्था है, वो कार्टोग्राफी करती है, गुजरात में ही है, और वो बताती है कि भी आपके हार्ट में 60% ब्लड फ्लो की कमी है या 40% ब्लड फ्लो की कमी है। आप इतनी बॉटल ले लो कीलेशन की, और ये ले लो EECP, और फिर उनके ही बाद ट्रीटमेंट होने के बाद कार्टोग्राफी करते हैं, तो क्या आपका तो सब बढ़िया हो गया है ब्लड फ्लो। तो ऐसे क्वैक्स से कम दूर रहिए, और इको कहीं भी कराइए आप। ब्लैक प्रिंट एंजियोग्राफी में भी ब्लैक प्रिंट मांगिए और इको में भी मांगिए। दैट इज़ माय सजेशन टू यू। थैंक यू वेरी मच।